Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Satyology यानी सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसका विपरीत है मिथोलॉजी. इसका अर्थ है झूठ, काल्पनिक या नकली, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. सो आज हमारे साथ, आप जानते हैं उनको, बहुत विदुषी हैं और बहुत अनेक पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने. तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, उनसे आप मिल सकते हैं सैन डिएगो में. अगर आप सैन डिएगो में रहेंगे अगस्त 25 को, शी विल बी इन सैन डिएगो. देयर विल बी लॉट ऑफ प्राइवेट प्रोग्राम्स आल्सो वेयर यू कैन मीट हर इन पर्सन इन सैन डिएगो एंड डायरेक्टली interact with her. So let us welcome Professor Kusumlata Kedia. नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार. सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये जो दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स बनते रहते हैं जगह जगह, जी और वो लोग जी प्रूव करते हैं कि यूरोप से ज्यादा कोई सुखी नहीं है, और जी इस तरह की बातें लोग करते हैं. लेकिन अगर मैं तो पूरा दुनिया घूम चुका हूँ, और जी मैं चाहे मेक्सिको में जाऊं, चाहे साउथ अमेरिका में जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, भारतीयों से ज्यादा सुखी मुझे कोई दिखा नहीं. और जितना आनंद मुझे स्वयं भी आता है, मैं, हो सकता है थोड़ा बायस हो क्योंकि मैं भारत से हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा बायसनेस लगता है, लेकिन हो सकता है. लेकिन वास्तविक में मुझे कोई सुखी दिखा नहीं. जिस तरह लोग घुलते हैं, मिलते हैं, अभी कुछ लोगों को छोड़ दें जो आतंकवादी टाइप के, उनको छोड़ दें, लेकिन साधारण लोग तो बहुत ही खुशी है, प्रसन्न है एकदम. और सिक्योरिटी भी भारत में मेरे हिसाब से अमेरिका से ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका में अन गन शूटिंग बहुत होती है और इश्यूज है. तो 1970 तक भारत का आम आदमी यूरोप के आम आदमी से क्या ज्यादा सुखी था, क्या नहीं था, उस पर थोड़ा लाइट डालिए. जी। आपने एकदम मेरे मन की बात पता नहीं कहाँ से जान ली। तो ये जो विषय हम लोग चला रहे हैं 21वीं सदी की भू राजनीति, उसका ये आखिरी पड़ाव था कि क्यों भारत पुनः इमर्ज करके अपने कैमरे को नीचे करिए. स्वाभाविक, जी, अपने ताकि, स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करेगा, ये विषय था। हाँ हाँ. तो मैं कंटिन्यूटी की चर्चा कर रही थी पिछले बार, और आज इसी विषय पर बोलने का सोच रही थी। तो मैंने 18वीं 19वीं शताब्दी तक टच किया था, अब मैं 20वीं पर आने वाली थी। लेकिन आपकी बात का उत्तर एक लाइन में देने के बाद अपनी पुरानी कंटिन्यूटी को ध्यान में ले लूं। भाई, सुख का सीधा रास्ता चित्त की अवस्था से है। विकल चित्त, उद्विग्न चित्त, पाप पूर्ण चित्त, भय भरा चित्त, मोह भरा चित्त सुखी हो ही नहीं सकता। क्रिश्चियनिज्म में डूबा हुआ 1000 साल का यूरोप 18वीं तो नहीं, 19वीं 20वीं में उसकी जकड़न को तोड़कर उससे बाहर आता हुआ यूरोप, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शामिल है, इसका तो विकल चित्त है, उद्विग्न चित्त है, मोह पाप तमस से भरा चित्त है। इसका प्रसन्नता से, सुख से, आनंद से कोई रिश्ता नहीं। इसका रिश्ता एक्साइटमेंट से हो सकता है। इसका रिश्ता जिसको कहते हैं उन्माद, सुख का उन्माद, आनंद, आनंद सुख ये शब्द सही नहीं, प्लेजर फील कर सकता है। सुख के लिए तो चित्त की साम्यता आवश्यक है, जो सनातन धर्म की साधना से संभव है। और सनातन धर्म की साधना संपूर्ण विश्व में है, भारत में तो बहुत अच्छी तरह है, और यूरोप में भी बहुत से पेगन लोग हैं, उनकी बात अलग है, शेष नहीं है। तो अभी हम ला रहे हैं आप ही के विषय पर जरा सा एक 5-7 मिनट के बाद। तो जो हमारी बात अधूरी रह गई थी उसको लेते हुए अगर चले, कि जेम्स प्रिंसेप का नाम बहुत बार आता है। जेम्स प्रिंसेप, अगर मुझे ध्यान है, तो 18th 19th सेंचुरी में है, शायद 1800 कुछ में है, अर्ली 19th सेंचुरी में। तो ये काशी में, वाराणसी में, बनारस में एक सेंसस कर रहा है। तो सेंसस कोई घर घर जाकर रिकॉर्ड नहीं ले रहा है, अनुमान लगा रहा है सेंसस का। तो उसमें कह रहा है कि बनारस के जो 7 मंजिले घर हैं, 5 मंजिले घर हैं,
और 7 मंजिले अनेकानेक घर है, उनमें एक घर में कितने आदमी रहते होंगे? तो वो बात कर रहा है 150 होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे, नहीं 100 आदमी होंगे। तो इस एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ 5 स्टोरी 7 स्टोरी होम्स इन 19 अर्ली 19 सेंचुरी बनारस। तो जो बनारस का सच है वो पूरे भारत का सच है। तो ये एक बात कहकर मैं क्या कहना चाहती हूँ, 7 मंजिल 7 स्टोरी रेजिडेंशियल हाउसेस के वर्णन से मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मैं बताना चाह रही हूँ कंटिन्यूटी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू 20th सेंचुरी। तो भारत का अगर उसके भारत की तुलना भारत से ही कर सकते हैं, यूरोप अमेरिका जैसे कंगाल, बदहाल, पैशाचिक यंत्रणा से पीड़ित समाज से किया ही नहीं जा सकता। तो भारत की तुलना में लेट 19th और 20th सेंचुरी भारत नीचे है। किस मामले की बात कर रहे हैं? फिलहाल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। और लोएस्ट है 20वीं शताब्दी के अंत में, अभी 21वीं की शुरुआत है, यानी लोएस्ट है अपने आज से 50-60 साल पहले, जब कांग्रेसियों का, ये जब इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ कह रही है, तब भारत का समृद्धि ऐश्वर्य इससे लोएस्ट है। क्यों? 1947 के बाद जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज क्या? रॉ मटेरियल भी है, मैन्युफैक्चर्ड प्राइस बहुत एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड पर है, एक्सचेंज प्राइस बहुत एडवर्स है, और जो जबरदस्ती डेवलपमेंट लोन दिया जा रहा है उसकी जो शर्तें हैं, जो डेट सर्विस पेमेंट है, इसके कारण 1947 से भारत से वन वे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज डेवलप्ड कंट्री को इतना भयंकर है कि इसके लिए अंकटाड की रिपोर्ट में फ्रेडरिक क्लेरेमा कहता है, इंडिया एंड अदर एक मिसनोमर डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन ब्लीडेड वाइट। 1947 के पहले अंग्रेज जो ले गए हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म में और मॉनेटरी टर्म में 1947 के बाद के ड्रेन की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए 1970 की तारीख महत्वपूर्ण है। 70 क्यों? दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका यूरोप के रीजनरेशन के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट भी नहीं, रिकंस्ट्रक्शन के लिए मार्शल प्लान देता है। इस मार्शल प्लान को लागू होते होते 56-60 आ जाता है, और उस लागू कर वो जो मैसिव इनफ्लो ऑफ कैपिटल है यूरोप में, उसका रिजल्ट आते आते आम आदमी की जिंदगी में 1970 का डिकेड आता है। 70 से आज 2022, ये 50 साल ऐसा है जब यूरोप का आम आदमी, यानी यूरोप का गरीब आदमी को भर पेट खाना, पहनने को कपड़ा, एडवर्स क्लाइमेट में घर के हीटिंग की समस्या, और एक टोकन मेडिकल फैसिलिटी है। और ये जो मेडिकल फैसिलिटी है, ये गिनिया पिग पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एंटीबायोटिक, जो एलोपैथी वाला है पूरा, उसके बावजूद मैं कह रही हूँ एक टोकन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी 1970 के बाद है। तो यानी यूरोप का जो सबसे प्रॉस्पेरस समय है वो 1970 के बाद है, और भारत का जो सबसे खराब समय है वो 1970 के बाद है। तो इस पॉइंट पर मैं तुलना करूंगी, और तुलना आंकड़ों से नहीं करके उन इंडेक्सेस से करूंगी जिसको देखना किसी के लिए भी संभव है। तो 20वीं शताब्दी का यूरोप क्या है? और यूरोप में अमेरिका पर भी रिफ्लेक्शन है। अमेरिका पर बात हम अलग से करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मायने जर्मनी के द्वारा भयंकर बम्बार्डमेंट, भयंकर सेना का नाश नहीं, एडल्ट मेल पॉपुलेशन का नाश, बैटल्स में गोली खा के, तलवार से, तोप से, और आधी से ज्यादा एडल्ट मेल पॉपुलेशन का, जिनका मिलिट्री में रिक्रूटमेंट होता है, उनका ट्रेंच वॉर में सड़कर मर जाना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर जितने डॉक्यूमेंट है उसमें ट्रेंच वॉर मिलेगा, और डेथ का डिटेल अगर निकालेंगे, जिनको ये सैनिक कह रहे हैं, जो वस्तुतः रिक्रूटेड सिविलियंस है, मुश्किल से थोड़ा सा ट्रेनिंग देके युद्ध भूमि में भेज देते हैं, ये मर रहे हैं। और पूरा यूरोप टूट के इस भयंकर ढंग से तबाह हो रहा है कि 1919 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है। जर्मनी को कहा जा रहा है कि यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट वेस्टर्न यूरोप, वो फ्रांस, इंग्लैंड और बाकी देश जिस पर जर्मनी ने अटैक किया है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद स्थिति और बिगड़ गई है, और पहली लड़ाई का इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के साइके पर इतना भयंकर असर हुआ है कि वो जीतने के बाद अपना डिफेंस प्रिपरेशन को चकनाचूर कर देते हैं, तोपों को गला देते हैं, युद्ध पोतों को पानी में डुबा देते हैं। इसका रिकॉर्ड पढ़ना हो अगर संक्षेप में, तो चर्चिल का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेमोयर्स है, उसमें पढ़िए चर्चिल का जो भाषण है। और विस्तार से पढ़ना है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पुस्तकों में आपको ये मिलेगा। तो और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 से 1939 जो इंटर वॉर पीरियड है, ये रिकंस्ट्रक्शन का पीरियड नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर डिवास्टेटेड यूरोप का नहीं है ये समय। ये समय है बदला लेने का, रेप का, रिफ्यूजीज का, किलिंग का, रिवेंज का। 1919 और हम जर्मनी की बात नहीं कर रहे, इंग्लैंड फ्रांस खास करके बात करेंगे। और 1900 से 1939 से 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें जो 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 डिमोलिशन होता है, इसमें जो भयंकर नाश होता है, शहर का शहर तबाह हो जाता है, एडल्ट मेल पॉपुलेशन साफ हो जाता है। तो उसके बाद यूरोप वाले सीरीज में मैं विस्तार से बताऊंगी। चर्चिल कहता है व्हाट यूरोप, ये तो बीमारी का, रोग का, गंदगी का और टूटे खंडहरों का कोई जगह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब ये फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी 1945 तक इंग्लैंड और फ्रांस में आम नागरिकों को छोड़ो, वहां का मिडिल क्लास नागरिक को भर पेट खाना नहीं है, छत नहीं है, पहनने को गर्म कपड़ा नहीं है, सिविलियन के लिए बिजली अभी पूरे यूरोप छोड़िए, इंग्लैंड और फ्रांस में पूरी बिजली आई नहीं है। और जो आई है वो बिजली थोड़ी बहुत जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए है, डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए मुश्किल से 1 या 2% या अधिकतम 5% सिविलियंस को बिजली मिल रही है फॉर हीटिंग द हाउस एंड फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पजेस। तो कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ये यूरोप अंधेरा है। ठंड कब? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी खंडहर है, बंकर में रहने को मजबूर है, सूप किचन है, इसके भोजन में अंडा नहीं है, चीनी नहीं है, आम आदमी नहीं, गरीब आदमी नहीं, इसका जो 1% को छोड़ दें तो ऊपर का 1% छोड़ने के बाद ऊपर के 15-18% का भी भोजन, ब्रेड, बटर, अंडा, मीट, ये राशन है, और बाकी लोगों को तो ठिकाना नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मार्शल प्लान के बाद
1970 तक यूरोप में फिर आम आदमी किसको कहेंगे? ऊपर से 50% छोड़ दें तो नीचे का 50%। ये भी हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को भरोसा नहीं होगा। सच्चाई ये है, नीचे से 70% लोगों को 1960 1970 तक भोजन के नाम पर ब्रेड है, कुछ सूप है, थोड़ा सा कभी कभार अंडा है, थोड़ा सा कभी कभार मीट है, थोड़ा कपड़ा है, थोड़ा छत है। और इसकी तुलना में मेडिकल, इसकी तुलना, क्योंकि यूरोप का विस्तार मैं यूरोप वाले सीरीज में दूंगी, जिसको कह रहे हैं रोड कितना है। मेरे पास पुस्तकें अभी नहीं है और यूरोप के सीरीज के लिए रखे, कितना रोड है, कितना ट्रेन है, कितना टॉयलेट है। इंग्लैंड में एक आम ब्रिटिशर को नहाने की सुविधा नहीं है, एक आम ब्रिटिशर को शौच की सुविधा नहीं है। फ्रांस और बाकी यूरोपियन देशों की तो हालत छोड़ दीजिए। 1945 तक स्त्रियों को पीरियड्स के दिनों में इस्तेमाल करने के लिए सैनिटरी पैड्स नहीं है। 1945 तक, और मेरी बात पर भरोसा न हो तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए आप। जिसको अंडर गारमेंट कहते हैं, यानी नीचे पहनने वाला कपड़ा और ऊपर वाला कपड़ा, ये मैंने शायद आप लोग के सीरीज में नहीं बताया, अभी बता देते हैं कि शौच के बाद वहां धोने का कोई रिवाज नहीं है। और ये जो टॉयलेट पेपर है, ये आम आदमी को तो 1970 में भी उपलब्ध नहीं है। इस बात को वेरीफाई करने का तरीका क्या है? सीधा तरीका, टिश्यू पेपर कब बनना शुरू हुआ, टिश्यू पेपर का प्रोडक्शन कितना है, एक आम यूरोपीय को टिश्यू पेपर मिल जाए, इसके लिए क्वांटिटी ऑफ टिश्यू पेपर कितना होगा, आप देख लीजिए। 1970 के बाद है। तो जब धोने की भी सुविधा नहीं है और जब टिश्यू पेपर भी नहीं है, जब हर आदमी को कमोड भी अवेलेबल नहीं है, तो नीचे का हिस्सा जहां से शिटिंग होती है, वहां शिट कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है। और इस शिट लगे होने के कारण कितने प्रकार की बीमारियां हैं, हम यूरोप वाले सीरीज में बात करेंगे। तो अंडर गारमेंट आ गया है, जिसको होजियरी कह रहे हैं। ये होजरी 1945 तक 5 या 10% लोगों को अवेलेबल है। इंग्लैंड और फ्रांस की बात कर रही हूँ मैं, यूरोप का छोड़ दीजिए। कैसे जो कह रही हूँ उसका क्या, आप खुद गूगल पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। होजरी का प्रोडक्शन कब है, कैसा होजरी जिसको उतार के धोया जा सके, धोने की फैसिलिटी और कपड़ा धुलाई का आदत 70 के बाद भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। जर्मनी वालों में थोड़ा था, लेकिन जर्मनी की हम बात नहीं कर। तो ये नीचे का हिस्सा शिट से और गंदगी से भरा हुआ हिस्सा है। तो भाई ये तो बेसिक हाइजीन, बेसिक बॉडी क्लेanलीनेस की हम बात कर रहे हैं, जो यूरोप वालों को 1950 1960 में अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, और किसका आदत है, ये फिनाइल, ये डेटॉल, ये शेवलॉन, ये टूथपेस्ट, ये टूथब्रश 1950-60 में कितने यूरोपीय इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं 1910-20 या 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर रही हूँ। उस समय तो इनके सर में और देह में जुओं का और तरह 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 के बीमारी, ये कीटाणुओं का जो वर्णन है यूरोप वाले सीरीज में मैं करती। अब साथ साथ अगर भारत से तुलना करते चले तो 1910, 20, 30, 40, 50, या बल्कि 1870 से शुरू कर। 1870 का डेट क्या है भाई? आपके अनुसार 1000 साल मुसलमानों ने देश में तोड़ फोड़ किया है, आपके अनुसार सोने की चिड़िया को लूट के ले गए हैं, तो सबका तो उदाहरण मैंने बता दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी
बंगाल में तो बहुत दुष्टता करी चुकी है, बहुत फेमाइन वगैरह लाई चुकी है, लेकिन बंगाल के बाहर भी इसके हाथ पांव थोड़े थोड़े जगह जगह फैल चुके हैं। तो 1870 तो भारत की दुरावस्था के, खराब समय के शुरुआत का काल है। 1870 से मैं 1970 100 साल पर आऊंगी। दूसरा 1870 की खासियत क्या है? यूरोप के टाइप के मिल भारत में बनने लग गए हैं, जिसमें यूरोप, भारत का सबसे गरीब आदमी काम करने जाता है, क्योंकि यहाँ उन फैक्ट्रीज में भोजन, आचार विचार, शौच का कोई नियम पालन करना संभव नहीं होता है। यानी मैं बात करने जा रही हूँ इंडस्ट्रियल लेबर की। तो आप उठाकर देख लीजिए, इंडस्ट्रियल लेबर कौन है? भारत का किसान नहीं, भारत का मार्जिनल किसान नहीं, भारत का वो एग्रीकल्चरल लेबरर भी नहीं जो गांव में कमा के खा सकता है, वो जिसको गांव में कोई उपाय नहीं बचता है। तो 1870 से 1945 तक वो इंडस्ट्रियल लेबर बनता है, इंडस्ट्रीज में काम करने जाता है, जहां उसको बैरक नुमा घरों में रहना पड़ता है, जहां उनको नालियों में शौच करना पड़ता है या ट्रेन के किनारे शौच करना पड़ता है। दुरावस्था की इंतहा भारतीय स्टैंडर्ड से। तो वो भारत का सबसे गरीब, सबसे मार्जिनल आदमी की चर्चा मैं यहाँ पर करने जा रही। भारत के गृहस्थ की चर्चा मैं नहीं करने जा रही। तो भारत का जो सबसे गरीब आदमी है, जो ब्रिटिशर्स के वो बंगाल वाले टोटल निचोड़ दिए जाने के बाहर वाला है, वो रोज नहाता है, बॉडी हाइजीन, वो रोज नहाता है, रोज कपड़ा धोता है, रोज अपना खाना बना कर खाता है। उसके रोज के खाने में चावल और गेहूं होता है, एक समय चावल पकाकर बॉईल करके और एक समय गेहूं की रोटी होती है, थोड़ा दाल होता है, अगर सब्जी नहीं है तो पालक है, मेथी है, चौलाई है, थोड़ा प्याज है, थोड़ा लहसुन है, थोड़ा हरी मिर्च है, थोड़ा अदरक है, ये होता है। एक कोई चटनी होती है, थोड़ा सा गुड़ होता है। एग्रीकल्चर वो जो इंडस्ट्रियल जो लेबर है, उसके पास भी हफ्ते में एक दिन पाव भर दूध होता है, चाय नहीं पीता है। हफ्ते में 2 या 3 दिन पाव भर छाछ होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है। घर का आया हुआ घी होता है, जो 2 चम्मच घी उसकी रोटी और उसके दाल में होता है। ये कब का मैं बता रही हूँ? 1870 से 1970। क्यों? क्योंकि भारत की देशी गायों को कत्ल करने का काम 1947 के बाद, खास करके 1960 के बाद शुरू हुआ। कब? जब सोवियत रूस ने, ये सब डिटेल जानना जरूरी है, जब सोवियत रूस ने ट्रैक्टर बनाया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ट्रैक्टर से फार्मिंग और हार्वेस्टिंग शुरू किया, तो उसके बाद ट्रैक्टर आना शुरू हुआ और तब देशी गायों का कत्ल सरकारी कत्ल खाने में करना शुरू किया गया। तो भारत में जितने आदमी हैं उससे चौगुना गाय और बैल हैं। कब तक? 1960-1970 तक। जिसका मतलब हर आदमी जो शहर में कलकत्ता, बंबई, अकोला में काम करने आ रहा है, वो एक डिब्बा घी लेके आ रहा है, अड़ोस पड़ोस से उसको छाछ मिल रहा है। तो इस आदमी का बैलेंस्ड भोजन है। इस आदमी के दाल के और सब्जी के छौंकन में सारे एसेंशियल मसाले हैं। जीरा है, हींग है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा धनिया भी है, मंगरेल मेथी भी है। यानी 1970 तक भारत के गरीब आदमी को, सबसे गरीब आदमी को, भारत की दुरावस्था में बैलेंस्ड फूड, एक होलसम फूड मिल रहा है। और ये होलसम फूड मोनोटोनस नहीं है। वो संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाता है, वो कार्तिक के महीने में आंवला खाता है,
वो माघ के महीने में खिचड़ी और घी खाता है, वो बैसाख और जेठ में बेल और सत्तू खाता है। यानी ऋतु अनुकूल सबसे गरीब आदमी के पास भोजन की वैरायटी है, जो यूरोप के आदमी के पास आज तक नहीं है। 1970 के बाद यूरोप और अमेरिका का आदमी ट्रॉपिकल फूड को सूप और सलाद और फ्रूट्स के नाम पर खाता। यानी यूरोप का जो एग्रीकल्चरल या गार्डनिंग का जो प्रोडक्ट है वो 1970 के बाद भी यूरोप के बड़े आदमी के काम भर का भी नहीं है। और यूरोप का बड़ा आदमी से लेकर छोटा आदमी 1970 के बाद क्यों? जब रेफ्रिजरेटेड बड़े बड़े शिप्स होने लग गए हैं, जब ट्रॉपिकल केला, ट्रॉपिकल खीरा, ट्रॉपिकल दुनिया भर का ये जो सलाद वाला टाइप चीज है, ये यूरोप के डाइनिंग टेबल पर जा रहा है, जो यूरोप और अमेरिका के ठंडे क्लाइमेट के प्रतिकूल है, रोग कारक है। तब वेजिटेबल सूप, तब सलाद और तब फ्रूट्स जैसा अनहेल्दी खाना यूरोप वाले खा रहे हैं, और भारत वाले आम आदमी को या ट्रॉपिकल इलाके के आम आदमी को ये हर समय उपलब्ध है। एक चीज, ये केवल ये नहीं खा रहा है, ये डेलिकेसीज भी साल में कई बार खा ले रहा है। ये बासोड़े के दिन गुलगुला भी खाता है, ये लपसी भी खाता है, महीने में 2 दिन हलवा बना के देवी को देवता को भोग लगना ही है। मंगलवार को एक चूरमे का भोग कभी गणेश जी को कभी हनुमान जी को लगना ही है। लक्ष्मी जी को ये घी चढ़ना है, तो दुर्गा जी का ये नवमी का प्रसाद चना और हलवा का है। तो श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन में पाव भर या आधा किलो या 1 किलो खीर बनना ही है। गांव में रहने वाला गरीब आदमी जो है, उस सब के पास घी, छाछ, दूध, मक्खन है, क्योंकि गौ माता उसके दरवाजे पर बंधी हुई है। अभी भारत के मिडिल क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अपर क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के गृहस्थ की बात नहीं कर रही हूँ, यानी पुअर आदमी। हम भारत के पुअरेस्ट की बात कर रहे हैं। भारत का जो भिखारी है, वो भी दान जो भारत में देने की प्रक्रिया है, पद्धति है, वो ऋतु अनुकूल दान देते हैं। तो भारत के भिक्षुक को भी ऋतु अनुकूल भोजन खाने को मिलता है। भारत के गरीब से गरीब आदमी के पास ओढ़ने के लिए वस्त्र है, कोई नंगा नहीं घूम रहा है। ये गांधी जी वाला जो प्रचार है एक कपड़े का, ये केवल उन क्षेत्रों में है जहां ब्रिटिशर्स ने 50, 60, 70 साल में सबका सब खींच लिया। वहां के हार्डली 1% लोगों की वो कथा है। तो पहनने को कपड़ा है, भोजन बता दिया मैंने, पहनने का कपड़ा, ओढ़ने का कपड़ा बता दिया, जाड़े में थोड़ा कपड़ा चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण बहुत कॉटन कपड़ा चाहिए, जो कॉटन हमारा प्रोडक्ट है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। सबके सर पर छत है। फुटपाथ पर सोने का कल्चर 20th सेंचुरी फेनोमेना है भारत का। भारत के आंकड़े देख लीजिए, वो भी केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, और ये मुश्किल से 50 साल लगा। तीसरा, मेडिकल फैसिलिटी, घर घर में वैद्य है। स्वास्थ्य का एलिमेंट्री वैद्य की नॉलेज, जानकारी, जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें 2-4 स्त्री और 2-4 पुरुषों को है। गांव गांव में वैद्य है, मोहल्ले मोहल्ले में वैद्य है, कस्बे कस्बे में वैद्य है। केवल मनुष्य का नहीं, गाय का, भैंस का, बैल का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का, बकरी का, जानवरों के भी वैद्य हर जगह। जानवरों को भी भोजन देने की एलाबोरेट पद्धति है। कुत्ते को भी भोजन देने का, उसके आवारा पशुओं के लिए भी
पानी पीने की, जल की व्यवस्था, प्याऊ व्यवस्था 1970 तक इंटैक्ट है। 1970 के बाद टूटती है पिछले 50 साल। 3-4 चीज मैंने बताया। भारत के आम आदमी को, अब आपकी खुशी वाली बात पर, लगातार गाना बजाना और नृत्य करने का सुविधा आज तक उपलब्ध है। यूरोप में कितने सार्वजनिक समारोह होते हैं और भारत में कितने सार्वजनिक समारोह होते हैं, इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। हम मान लेते हैं सुनने वाले मुझे जानते, सुनने वाले मुझसे अधिक जानते। भारत में जो लगातार बार और त्योहार है, लगातार त्योहार, साल के 365 दिन में 365 दिन से अधिक त्योहार है। तो इन त्योहारों में गाना है, बजाना है, आउटिंग है, नदी का स्नान है, वन का विहार है, पेड़ के नीचे की पिकनिक है, स्पेशल फूड है और ज्वाइंट सेलिब्रेशन है। और ये सब बड़े रिचुअल के ढंग से लगातार लगातार हो रहा है। और इस इंटरटेनमेंट से एक भी व्यक्ति अछूता नहीं है। ये जो उत्सव है, ये चित्त को उल्लास देता है, आनंद देता है, आशा देता है, उत्साह देता है, जो यूरोप में चर्च के प्रभाव में शून्य है। और 70 तक का काल, भाई 1945 से 1970 का जो लिटरेचर है यूरोप का, क्या है? संतरा, स्कुंठा, अकेलापन, पिकासो की पेंटिंग देख लीजिए, डांस फॉर्म देख लीजिए, हिप्पी कल्चर का गाना बजाना देख लीजिए, दुनिया भर की चीजें मेरे से अधिक आप लोग जानते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन की। ये जो फ्राइड का शिष्य है कार्ल जुंग, कार्ल जुंग का जो अनकॉन्शियस साइके वाला और ड्रीम पर यूरोप में लाखों लोगों को एक साथ भयावह सपने आते। इस पर तो मोटी मोटी किताबें हैं कार्ल जुंग की और उसके शिष्यों की। कैसे सपने आते हैं? मृत्यु का भय। और कैसे मृत्यु का भय? मर्मांतक यंत्रणा से मृत्यु का भय, अपने स्वजनों को खो देने का भय, हाथ कट जाना, पैर कट जाना, यानी मेम्ड, मेम्ड को क्या कहेंगे, टूटे फूटे शरीर के साथ जीने का भय, चर्च और स्टेट के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का भय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो भारत पाकिस्तान जो 15 अगस्त 14 अगस्त 1947 को हुआ और जितने शरणार्थी आए गए 20वीं शताब्दी में और अभी 21वीं शताब्दी में, दोनों लड़ाइयों के कारण, लड़ाइयों के बाद भी जिस स्केल पर शरणार्थी आ जा रहे हैं, जिस स्केल पर मारकाट और नरसंहार हो रहा है, जिस स्केल पर बलात्कार, पोर्नोग्राफी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के जीएनपी का मेजर कंट्रीब्यूटर है। पोर्नोग्राफी जहां जीएनपी दे रहा है, वहां सुख है कि बीभत्स प्रकार का अट्टाहास और चित्कार है। केवल स्त्रियों का नहीं, दुख है। इस पोर्न में जो लगे हुए पुरुष हैं, उनका कैसा डीह्यूमनाइजेशन है, कैसा डेमन भी कहने में मुझे तो बुरा लगता है, कैसा पिशाच भी कहने में बुरा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पिशाचों की भी ऐसी कोई कहानी नहीं है। जहां चाइल्ड एब्यूज है। 20वीं शताब्दी यूरोप और अमेरिका की, पहले भी हो, अभी पहले का मैं वर्णन नहीं कर रही हूँ, चाइल्ड एब्यूज का समय है, पोर्नोग्राफी का समय है। पशु पक्षियों के साथ, पक्षियों का तो मैंने नहीं पढ़ा है, पशुओं के साथ अननेचुरल यौन संबंधों का काल है।
तो ये परवर्सिटी का काल है, और परवर्सिटी मनुष्य के साइके में तब आती है जब वो असहनीय पीड़ा और असहनीय यंत्रणा से गुजर चुका। तो इन 4-5 चीज बताया, अब हम आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हर गांव में, अगर गांव की जनसंख्या 100 है, तो 100 या 200 या मिनिमम 80 लोगों को ले जाने लायक बैलगाड़ियां हर गांव में है। 1970 तक ये जब ट्रक आया है और ट्रैक्टर आया है सोवियत रूस से, और सोवियत रूस की नकल में, तब बैलगाड़ियां कम हुई हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रांसपोर्ट है। और तीर्थ यात्रा सामान्य बात है, एक गांव वाले के लिए भी और एक इंडस्ट्रियल लेबरर के लिए भी। वो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर की यात्रा पैदल या बैलगाड़ी पर 20वीं शताब्दी में भी लगातार कर रहा है। और इन तीर्थ यात्राओं में लगातार अन्न क्षेत्र है। हर 2 मील पर, हर 2 कोस पर कुआं है, सराय है, बावड़ी है और अन्न क्षेत्र है। ऐसा कुछ भी 20वीं शताब्दी तक न इंग्लैंड में है, न फ्रांस में है, न अमेरिका में है, न रूस में है। यहाँ जो है, इसको जब मैं बताऊंगी तो कमजोर कलेजे वाले तो इन भाषणों को न सुने, मजबूत कलेजे वाले इन भाषणों को सुने। 2-3 बात मैं और बताना चाहती हूँ, लेकिन यदि कोई प्रश्न हो तो उसको लेते हुए, या बल्कि 8 बज रहा है, मुझे लगता है आज का समय पूरा हो रहा है। एक एक प्रश्न है इसमें, जैसे कि आपने बड़ा अच्छी तरह डिटेल में बताया कि यूरोप में किस तरह गरीबी है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी है, जबकि मुझे मालूम है, अच्छा, मैंने बुक लिखी है गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, लेकिन मैंने इस एरिया पे कवर नहीं किया बिकॉज ये हिस्ट्री, मैं मेरा थोड़ा सा पुराना यूरोप कैसा था उस पे मैंने कवर किया। लेकिन ये जो 1970 में बॉलीवुड की मूवीज बनती थी, क्योंकि 1970 में ही भारत में बॉलीवुड में यूरोप का प्रचलन ज्यादा हुआ। 1960 से 1970 की मूवीज देखेंगे, तब अमिताभ बच्चन और ये सब लोग बड़े बड़े एक्टर्स आ गए, बड़े या छोटे तो पता नहीं। तो ये जो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हुआ भारत में यूरोप का, वो भी उसी समय से शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। तो तो ये कोइंसिडेंस आप देखती है कि ये एक वाज अ स्ट्रेटेजी बाय द जो भी पावर्स में थे। और ट्रैक्टर का इंफॉर्मेशन तो आपने बड़ा शॉकिंग दिया है, मैंने तुरंत सर्च किया। यू आर राइट, 70 में सोवियत यूनियन इंट्रोड्यूस ट्रैक्टर्स। और दर्शकों को खुशी होगी कि आज दुनिया का 30% मार्केट भारत के पास है, लेकिन भारत की बैलों का क्या हुआ ये पता नहीं किसी को। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए। जी। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि बॉलीवुड में यूरोप की नकल हुई, तो सीधा बात है ना कि जब स्टेट कंट्रोल कर रहा है मीडिया को और एकेडमिया को, और फिल्म जो है वो कहेंगे तो इंटरटेनमेंट, लेकिन सरकार के हाथ में सबसे बड़ा यंत्र है। क्यों? विजुअल का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट लिखने पढ़ने का नहीं है। तो और दूसरा ये 1970 जो मैं एक टाइम ले रही हूँ, 1947 के बाद 1970, 23 साल, इस 23 साल में करीब करीब भारत के सार्वजनिक क्षेत्र से भारत के जो परंपरागत लोग हैं वो बाहर हैं। और वो अलग कभी बताऊंगी, नेहरू कांग्रेसी छाए नहीं है। वामपंथियों को स्टालिन और रूस के कहने पर मीडिया, एकेडमिया, इंटरटेनमेंट, जैसे बॉलीवुड में इतना है ना, तो इन सब जगहों पर ये ला दिया। लेकिन इससे ये कोई खास बात मुझे नहीं लगी। जो आपके बॉलीवुड से मुझे याद आया, हॉलीवुड। हॉलीवुड की फिल्में देखिए, कहीं विशाल काय मकड़ी आ रही है, तो कहीं वो कौन सा सांप है जिसको ये क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सांप, इतना बड़ा मुंह खोल रहा है, आदमी को खा जा रहा है। कहीं चींटियां, चींटियों से डर लग रहा है, कहीं चिड़ियों से डर लग रहा है, तरह तरह के जानवरों से डर लग रहा है।
भय भय और भय। बॉलीवुड में केवल मतलब इंटरटेनमेंट है, एब्सर्ड इंटरटेनमेंट है, फैंटेसी भी है, जो यमराज है, जो भैंसा है, सब आनंद में है, भय नहीं है। भारत में जो तोता मैना की कहानियां है, भूत प्रेत, जैसे ये बेताल पचीसी है, महाराज विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां, सब में आनंद है, रस है, उल्लास है। और हॉलीवुड 1970 के बाद, 1970 के पहले का 50 साल पहले की फिल्मों पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, या बल्कि मैंने 30-40 साल की फिल्मों पर ध्यान दिया है। तो ये केवल भय है। तो सवाल ये उठता है, केवल मारकाट है, केवल हिंसा है, परवर्स प्लेजर है। क्यों है भाई? ये इसलिए है, डायरेक्टर के, एक्टर के, कहानीकार के, टेक्नीशियन के मन में ये भय है। इसके लिए फ्रायड और कार्ल जूंग को मैंने एक बार, मेरा मन हुआ था तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से मैं लाई थी, और 6 महीना मैंने सपनों के बारे में पढ़ा था। ये युद्ध से डरने वाले लोग हैं। और यूरोप में इमेज क्या है कि यूरोपियन लोग बहुत लड़ाका लोग हैं, और भारत के लोग बड़े सज्जन, सीधे साधे, अहिंसा वाले लोग। ये लोग, यूरोप वाले लोग डरे हुए, कपकपाते हुए लोग। और जब कोई डरा हुआ होता है तो बहुत फियर्स और नृशंस आक्रमण करता है। तो जब ये आक्रमण करते हैं तो वो नृशंस और फियर्स होता है। भारत में आक्रमण वीरता होती है। आओ देखें किसके बाजुओं में दम ज्यादा है। तो मैं उन विषयों को नहीं ली थी, और वैसे ये विषय भी जो आप लिए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोप और अमेरिका भयभीत है। भारत सब नरक के बावजूद, नेहरू का नरक, वामपंथियों का नरक, इंदिरा गांधी का नरक, सबके नरक के बावजूद आनंद में है। क्यों? हमारे पूर्वजों का तप, हमारे वर्तमान आचार्यों का तप, भारत की श्रेष्ठ नारियों का तप, भारत के ब्राह्मणों का तप आज भी आनंद, उल्लास, वीरता, आशा, उमंग रचता है। आप नहीं देखते हैं मोदी जी को? कहीं गए बजाना शुरू कर देंगे, कहीं गए ये बजाना शुरू कर देंगे, जाएंगे सेल्फी खींचने लग जाएंगे। राजा का सहज गुण, प्रजा का रंजन। राजा वो है जो प्रिय लगता है। तो मोदी जी प्रजा का रंजन करते हैं, और प्रजा को मोदी जी प्रिय लगते हैं। ये सहज है। क्यों? हमारे प्रतापी राजाओं का जो सामर्थ्य है उसकी कंटिन्यूटी चल रही है। बिल्कुल। तो मैं जो पूरी चर्चा कर रही हूँ, ये कंटिन्यूटी की, ये तप है हमारे श्रेष्ठ। आप क्या करने बैठे हुए हैं भाई यूट्यूब पर सप्तोलॉजी करके? आप जिस परिवार के हैं वो मैं जानती हूँ, भारत के नामी परिवारों में एक परिवार की। तो आप ये तप क्यों कर रहे हैं? सहज सामर्थ्य, सहज प्रवृत्ति, सहज कर्तव्य, सहज धर्म बोध। गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, एक 30-32 साल के बाणिये के घर का बेटा, जय दयाल जी गोयल का, एक 30-32 साल का बाणिये के घर का बेटा, मैं समेट रही हूँ, 5-7 लड़के, कब? आज 100 साल, यानी 1920 वगैरह के आसपास, सोचते हैं कि ये चर्च वाले हमारी धार्मिक पुस्तकों को नाश कर रहे हैं, लाओ हम लोग एक समिति बनाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और गीता प्रेस शुरू हो जाता है। और ये 7 लड़कों का एक समूह, 7 इसलिए क्योंकि वो जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आया है, हर हिंदू के घर में एक गीता प्रेस की पुस्तक पहुंच गई। एक गीता जी है, एक हनुमान चालीसा है, एक रामचरितमानस का गुटका है, और भगवान के अंदर इतने सुंदर सुंदर स्वरूप और छवियां। दो युवक सोच लेते हैं और कर देते हैं। और किस स्केल पर? भारत, भारत मतलब
पूरे यूरोप में आप हमको बताइए कौन से दो लड़के हैं, या अमेरिका में कौन से दो लड़के हैं जिन्होंने पूरे अमेरिका में या पूरे यूरोप के सुख के लिए, धर्म के लिए कोई काम कर दिया। और वो तब जब सरकार उनके खिलाफ, वो तो रोते रोते रहते हैं। उनका रोना सही है, गलत नहीं है। चर्च और स्टेट ने जो नृशंसता की, तो आज समय हो गया और मेरी बात तो फिर अधूरी रह गई। मैं आज किताबें लेके बैठी हूँ कुछ बताने के लिए, लेकिन छूट गया। हम लोग एक और बार इसको शो को और कंटिन्यू करेंगे। इसमें इसी हफ्ते करते हैं, एक और शो करते हैं और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको और आगे। उसके बाद मैं दो टॉक से कंक्लूड करूंगी हाँ, कि आखिर ये कंटिन्यूटी संभव क्यों है, लाखों साल की ये कंटिन्यूटी हो क्यों पाया, और जिस लिए हो पाया वो आज कितनी समृद्ध अवस्था में भारत में उपस्थित है। ये इसीलिए तो चिढ़ते हैं सब लोग भारत से, इसीलिए चिढ़ते हैं। इनका मुख्य पूरी दुनिया के जो अब्राहमिक फेथ है या वेस्टर्न कंट्रीज है, जहां भी है, इनको सिर्फ एक ही देश से चिढ़ है, वो है भारत और हिंदू। और किसी से चिढ़ नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम ही हिंदुओं के विरुद्ध है। हिंदुओं को मैं उनको भी इंक्लूड करता हूं जो हिंदू भारत से बाहर रहते हैं या नेटिव्स हैं दूसरे देशों के, जो हिंदू से कनेक्ट होते हैं। जैसे स्वाभाविक रूप से मैक्सिको के गांव के लोग बोलते हैं कि हिंदू को बड़ा आदर से, मैं उनको अमेरिकन नहीं बोलता, उनको बोलता इंदू अमेरिकन। उनको हिंदू शब्द ही समझ में आता है, उनको जी अमेरिकन समझ में नहीं आता है। तो जी। तो एक स्वीकृति भी है हमारे लिए। और मैं जो ये भारतीय, सनातन धर्म का अक्षय वट है ना, अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। अक्षय वट। जी और भारत ही एकमात्र देश है जो दुनिया में नेटिव्स की आइडेंटिटी को वापस दिला सकता है, जी क्योंकि ये मूल जगह है, ये सोर्स है उसका। जी। और और यहाँ जो हरि नाम संकीर्तन है वो शायद 24 घंटे का एक क्षण नहीं होगा जब भारत में और विश्व में हरि नाम संकीर्तन ना होगा। ना हो रहा हूं। मैं आपको कभी हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे, आपको मैं मापुचे ट्राइब में लेके जाऊंगा, चिले में। मैं वहां जाके रह चुका हूं उनके साथ। 24 घंटा ओम का जप, 24 घंटा। उनको मैंने जाके बोला जस्ट हरि ऐड कर दो, हरि ओम, हरि ओम। ओम ही कंप्लीट है, ओम में हरि का नाम है, लेकिन हरि ओम 24 घंटा। और ये लोग सदियों से कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं। चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना की ट्राइब्स हैं ये, और जंगलों में रहती है, बहुत बड़ी संख्या में, 10 मिलियन है। चर्च इनके इन विरुद्ध लड़ते सबको लड़ते थक गया। प्रणाम, इन सबको प्रणाम आपके माध्यम से। स्वामी अतुलानंद जी हैं, वो हमारे शो पे आ चुके हैं काफी बार। वही चलाते हैं, 47 कृष्ण के मंदिर चलते हैं चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना में। और वो कभी भी यही कोई तो अक्षय वट है, कोई भी एक पूरे व्यक्ति विश्व में ये उनमें लोग से, हैं। अतुलानंद महाराज की जगह कोई भी व्यक्ति भारत कभी आया ही नहीं। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आने के लिए, इतना महंगा है उनके लिए। वहां से ट्रैवल करने के लिए 2-3 हज़ार डॉलर लगते हैं, और ट्रैवल ही नहीं कर सकते, उनके पास धन नहीं है, तब भी कर रहे हैं। और यही सिचुएशन अमेरिका के नेटिव्स का भी है। अमेरिका के नेटिव्स जो है रा रा करते हैं, रा करते हैं, जबकि जो उनका ट्रेडिशनल मंत्र है। और उसके बारे में हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मैं तो आई कैन कंटिन्यू ऑन एंड ऑन। तो अगले शो पे के लिए तब तक दर्शकों देखते रहिए, और बहुत स्नेह आप देते हैं और कुसुमलता जी को। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आप कमेंट्स ज्यादा करिए, कमेंट्स करिए, लाइक मैं तो करिए, शेयर आप करिए। लोगों के कारण हिम्मत करके इतनी बारीकी से एनालिसिस कर रही हूँ, जीवन में पहली बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, पहली बार। और ये क्रेडिट आपको और आपके जिज्ञासु दर्शकों के कमेंट, आपने कहा मैंने पढ़ना सीखा, अब कुछ दिनों में जवाब देना भी सीख लूंगी। अभी तो किसी से दिलवाया था एक बार जवाब, फिर खुद दूंगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते। और दर्शकों, आप बोल कमेंट्स जरूर करिएगा। नमस्ते, थैंक यू।